नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। होली को लेकर के एक बार नया विवाद शुरू हो चुका है। बता दें कि इस महीने में दो त्योहार एक ही साथ पड़ा है। होली के दिन ही जुमे की नमाज होनी है, रमजान का भी पवित्र महीना चल रहा है और इसी बीच होली को लेकर के संभल में अब एक वीडियो वायरल हुआ है सीओ का, जिसको लेकर के अब सियासत भी हाई हो चला है। संभल से उठा ये मुद्दा पूरे देश में गर्मा सा गया है। बीते दिन संभल के सीओ अनिल चौधरी का जो बयान आया था होली को लेकर के, उस पर अब काफ़ी प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी इसका जिक्र हुआ, लेकिन होली को लेकर के सीओ का जो बयान आ रहा है अब कहीं न कहीं उस पर विवाद भी होना शुरू हो गया है। और इसी बीच अलीगढ़ से भी एक वीडियो सामने आया, जहां पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी विवाद हो गया है होली को लेकर के। दरअसल होली मिलन समारोह को मनाने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उस ज्ञापन को अस्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद से जितने भी हिंदू संगठन है और हिंदू विद्यार्थी हैं प्रशासन के खिलाफ और साथ में वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है और हिंदू संगठन और हिंदू विद्यार्थी प्रशासन को अब ज्ञापन भी सौंप दिए हैं। इसको लेकर के भी अलीगढ़ से लेकर के संभल तक अब होली पर विवाद छिड़ता हुआ दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि होली आने से पहले ही उस पर सियासत का रंग चढ़ चुका है। और इस पर अगर बात करें संभल के ओसी की, तो कहीं ना कहीं उनके बयान की अब चौतरफा निंदा हो रही है। और वो बयान कुछ इसी प्रकार से था कि होली साल में एक बार आती है और इसी को लेके अब जो विशेष समुदाय है उसी को लेकर नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं जो ओसी का बयान है, अब वो उस पर जो वाद विवाद छिड़ा हुआ है वो काफ़ी अहम हो गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब होली के पर्व पर सियासत छिड़ी हो। जी बिल्कुल। और जिस तरह से होली के त्यौहार को लेकर के हिंदू और मुस्लिमों के बीच अब विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो मामला सामने आया है वो रमजान के जुमे की नमाज को लेकर के है और उसी दिन होली का त्यौहार है। ऐसे में एक ही दिन दोनों त्यौहार पड़ जाने की वजह से काफ़ी नाराजगी अब दोनों पक्षों में दिख रही है। और जो बयान सामने आया है उसके बाद से विवाद बढ़ना लाजमी है। लेकिन बता दें कि सीईओ की तरफ से कहा गया है कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन आती है, लेकिन होली जो त्यौहार है वो एक ही दिन मनाई जाती है। ऐसे में जिन लोगों को होली के रंगों से दिक्कत हो वो लोग अपने घर में कैद रहें, बाहर आने की जरूरत नहीं है। पहले आप सुनिए वायरल जो वीडियो हो रहा है सीईओ अनिल चौधरी का, होली को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। आप अनुज चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये अपील कर दी है कि होली के दिन विशेष समुदाय घर से बाहर ना निकले। अब यहाँ पर इसी बयान को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, जहां सपा इस अधिकारी को बता रही है बीजेपी का एजेंट, और वो कहीं ना कहीं बता रही है कि ये बीजेपी का एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के जो गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा है ये अधिकारी। और वहीं कांग्रेस
इस बयान की निंदा कर रही है और बोल रही, एक अधिकारी होने के नाते, एक बड़े पद पर होने के नाते, पुलिस प्रशासन और सेवा को आप अगर समर्पित है तो इस तरह के जो बयान है वो देना सही नहीं है, शोभनीय नहीं है सत्येंद्र जी। लेकिन कोमल, एक बात और है कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना। बिल्कुल। और जो इनका बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं संभल की जो पिछले दिनों जो हिंसा भड़का था संभल में, और उसके बाद अब त्योहार आया है और एक ही दिन जुमे की नमाज पढ़ रही है और होली जैसा पवित्र त्योहार पड़ रहा है, तो कहीं नहीं प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है कि सुरक्षा व्यवस्था को नजर पुख्ता इंतजाम कर रही है और फिर से दंगा ना भड़के। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये बयान देखा जा रहा है इसको लेकर के। तो क्या प्रशासन पर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, आवाज उठा रहा है, बाद में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो विपक्ष फिर प्रशासन की फेल्योर बताएगा? तो क्या ये कोई दंगा ना भड़के, आराम से दोनों त्योहार सही से मन जाए, इसको लेकर के प्रशासन ने जो बयान दिया है क्या ये सही है या फिर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है वो सही है? बिल्कुल, देखिए, एक बयान को देखने के 3 सिरे होते हैं, सही, गलत और एक राय जो बिल्कुल से जनता के पक्ष की होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसी के लिए समर्पित है कि दंगा ना भड़के, क्योंकि एक ही दिन पे एक विशेष समुदाय का त्योहार आना और होली जैसा पर्व आना कहीं ना कहीं दंगा भड़का सकता है। क्योंकि कहीं हमेशा हमने ये देखा है, कोई भी हिंदू त्योहार आता है तो कहीं ना कहीं जो उस पर विपक्ष है वो हमलावर हो जाता है। चाहे हमने महाशिवरात्रि पर देखा दंगों की स्थिति भड़की, हमने महाकुंभ में भी देखा किस प्रकार से जब इतना बड़ा पर्व बनाया जा रहा था तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी उन पर गिद्ध की नजर थी कहीं ना कहीं। और इसी को चलते होली भी, अब होली पर भी सियासी रंग चढ़ चुका है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यह भी है कि उनके लिए सुरक्षा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संभल, अभी आप और मैं दोनों ही जानते हैं, पूरी देश जानता है कि संभल में जिस प्रकार से मूर्तियां निकलकर सामने आई और अभी काफी सेंसिटिव वो इलाका बना हुआ है और उसमें संभल जैसे जगह पर होली का पर्व, ऐसा हो सकता है कि दंगे भड़क सकते हैं। लेकिन इसी वजह से अब प्रशासन भी सख्त हो गया है। हालांकि जो ये टिप्पणी है सोशल मीडिया पे काफी जगह से कहा जा रहा है कि उनके जो बयान है सिर्फ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अभी सख्त है क्योंकि होली का पर्व आने वाला है। देखिए अनुज चौधरी ये भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो हिंदुओं को भी समझना चाहिए, उनके ऊपर कोई रंग न डाले। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से दोनों पक्षों के लिए सुझाव दिया गया है कि आप लोग मिलजुल करके रहें, मिलजुल करके त्योहार मनाएं, क्योंकि जुमे की नमाज जो होती है मुस्लिमों के लिए एक खास होता है और वो हर जुमे की नमाज करते हैं और होली भी साल में एक बार आता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ईद आपके लिए बहुत आता है, एक ही बार आता है और साल भर आप इस त्योहार का इंतजार करते हैं और कहीं ना कहीं होली पर्व का भी हिंदू खासकर इंतजार करते पूरे हैं, साल इंतजार किया जाता है। तो मुस्लिमों को भी ये समझने की बात है कि अगर जुमे की नमाज आप हमेशा पढ़ते हैं तो उस दिन अगर जब हिंदू अपना त्योहार मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप घर में बैठ करके भी जुमे की नमाज अदा कर सकते हैं। अगर माहौल बिगड़ना, जैसे प्रशासन को लग रहा है कि माहौल बिगड़ सकता है, इसको लेकर के प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर रही है। और बीते दिन देखा जाए संभल में जब मस्जिद सर्वे को लेकर के टीम पहुंची थी तो वहां पर भारी मात्रा में हिंसा भड़की थी, पुलिस बल के ऊपर हमला किया गया था, उसमें 5 लोगों की जान चली गई थी, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और अब इस तरह की स्थिति पैदा ना हो इसके लिए प्रशासन अमली जामा पहनाने पे लगी हुई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि भारत की यही खूबसूरती रही है हमेशा से, वो सभी त्योहारों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाता हुआ आया और इसी को लेकर योगी सरकार समेत सभी राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी प्रकार का दंगा ना भड़के। फिलहाल रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। पीओके को लेकर के एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच ठन गई है। बिल्कुल, बीते दिन एक पाकिस्तानी पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पीओके को लेकर के सवाल पूछा, साथ ही कश्मीर को लेकर के एक बड़ा बयान उसने दिया जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पत्रकार पर जबरदस्त पलटवार किए और उनका बयान अब काफी वायरल हो रहा है और साथ ही पाकिस्तान को भी चुभ सा गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमेशा से ही पीओके को लेकर हमेशा से वो आंख दिखाते रहे हैं, लेकिन भारत ने भी उनका सिरे से जवाब दिया है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब बयान से पाकिस्तान में जो हलचल है वो तिलमिला गया है, बौखला गया है। अब सत्येंद्र जी पहले वो बयान सुन लेते हैं जिसको लेकर चौतरफा ही हमारे भारत की अब जो पाकिस्तान निंदा कर रहा था और विदेश शंकर ने एस जयशंकर ने जवाब दिया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को काफी मिर्ची भी लगी है, लेकिन पहले सुनिए, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकारों को क्या जवाब दिया। Take a gentleman here on the aisle. Yep.
My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, You haven't spoken about Can we it. just capture Thank the question there? Thank you. And there was a similar one from Nick. Oh, okay. Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है पाकिस्तानी पत्रकार के दावों को और उनके प्रश्न को भी। कहीं ना कहीं पहला 370, उसके बाद विकास और उसके बाद हाल ही में हुई वोटिंग, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी है। मैं यहाँ पर दर्शकों को एक बयान भी सुनाना चाहूंगी, जिससे ये साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिर्ची तो जरूर लगी है। बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को कश्मीर को लेकर आधारहीन दावे से बचना चाहिए और इसके बजाय जम्मू कश्मीर के उस बड़े हिस्से को छोड़ देना चाहिए जिससे वो 77 साल से अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए हैं। यानी उनके शब्दों में गुस्सा भी झलक रहा है सत्येंद्र जी, और असहमति भी झलक रही है। देखिए, बीते कई मंचों पर पाकिस्तान पीओके का मुद्दा उठाते रहा है और जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है उस पर भी मुद्दा उठाते रहा है, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है और दुनिया के किसी भी मंच पर पाकिस्तान हमेशा विफल रहा है, क्योंकि भारत विकास को लेकर के आगे बढ़ता है, पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर के आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं दुनिया में पाकिस्तान शर्मिंदा होता रहता है। और कश्मीर की बात की जाए तो दुनिया को पता है कि जम्मू कश्मीर किसका है, पीओके किसका है, और आने वाले समय में भारत पीओके को लेकर के ही दम लेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी पहले कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले कह चुके हैं, और अब विदेश मंत्री ने एक बार फिर से भरे मंच पर पीओके को लेने की बात दोहराई है। हालांकि किसी को भी मिर्ची लगती रहे, लेकिन पीओके किसकी तरफ जाएगा वो तो सभी को पता है, क्योंकि भारत का वो अभिन्न अंग है। बिल्कुल अभिन्न अंग रहा है हमेशा से ही, और बेशक से ही पाकिस्तान या अन्य देश कितना भी बौखलाहट रहे, कितना भी तिलपिलाए, लेकिन एस जयशंकर के जवाब ने सभी का मुंह बंद कर दिया है। फिलहाल रुक करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। रमजान को लेकर के मोहम्मद शमी को मौलाना घेर रहे हैं। देशभक्ति के ऊपर कहीं न कहीं मौलाना दाग लगाना चाहते हैं। रोजे को लेके रोजे पर बवाल छिड़ चुका है, क्योंकि अभी रमजान चल रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस प्रकार से उन्होंने रोजा नहीं रखा वो देश के लिए समर्पित रहे, और इसी को लेके अब लगातार जितने कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा के जो लोग हैं वो उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं, और उनको ये एनर्जी ड्रिंक वो पीते हो, आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि, और इसी को लेकर अब चाहे मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुखिया की बात करूं या मैं एमयू की बात करूं, हमेशा से ही जितने वो कट्टरधारी मुस्लिम हैं लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने रोजा क्यों नहीं रखा। हालांकि वो उनकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है सत्येंद्र जी, संविधान के हिसाब से अपने धर्म को मानने के सबको अपना हक है, और कोई त्योहार व्रत रखता है या नहीं रखता है वो पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन खेल भावना को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए खेल रहे हैं। और 100 ओवर वनडे दोनों टीम को मिला के देखा जाए तो 100 ओवर है, और धूप में
गेंदबाजी करना, फील्डिंग करना पूरे दिन कहीं ना सलीम कहीं जी। और उसके बीच बिना पानी के, ड्रिंक के रहना, ये उनके लिए ठीक नहीं था। और अभी हालिया में वो इंजरी से उभर करके आए हैं बिल्कुल। और इसको लेकर के जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, शर्मिंदा करने वाली बात है। मौलानाओं को समझना चाहिए किसी के ऊपर आप धर्म थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ जाकर उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल भी ये है कि वो जिस प्रकार से देश के लिए समर्पित होकर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अपना धर्म उसी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से ट्रोल करना, हालांकि सोशल मीडिया पे जब उनको ट्रोलिंग करते हुए देखा गया तो फैंस उनकी ढाल बनकर वहां पर खड़े रहे और उन्होंने जमकर शमी को सपोर्ट किया है। और सारे ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के जो दावे थे, जो आरोप थे, जो आलोचनाएं थी, उन सब पर प्रश्न चिन्ह की जगह पूर्ण विराम लगा दिया है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखा गया कि मोहम्मद शमी अपने दमदार प्रदर्शन की वजह से भारत की जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतवासियों को उन पर काफ़ी गर्व है। और इसी बीच जो विवाद छिड़ा हुआ है, परिवार का भी समर्थन मोहम्मद शमी को मिला है। मोहम्मद शमी के ऊपर चल रही कंट्रोवर्सी के बीच उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, उसे सुने। मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें, आप इन बातों पे ध्यान नहीं दें, हौसला रखें, इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें। हम रोजा रख के थोड़ी देर गर्मी में कहीं जाते हैं तो सांस फूलने लगती, प्यास सी लगने लगती है, वो बॉलिंग कैसे करेगा? जी मुल्क के लिए खेल रहा है। पाकिस्तानी भी खिलाड़ी हैं, जिन्हें कितने खिलाड़ी हैं ऐसे बगैर रोजा रखे जो मैच खेलते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जिस तरीके से टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो बड़ा मुश्किल होता होगा इसमें। 10 ओवर काफी मुश्किल, इतने टेम्परेचर में 10 ओवर तो बहुत बड़ी बात है। एक ओवर फेंकना मुश्किल हो जाता है, जितनी स्पीड से फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, एक ओवर में ही सांस फूलने लगता है। तो ये तो 10 ओवर का फेंकने दो उसको। और मुल्क के लिए खेल रहा है तो मुल्क के लिए तो भैया थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये बेहूदी बातें नहीं बोलनी चाहिए उन लोगों को। और मुल्क के लिए, खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद शमी से, क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें, आप इन बातों पे ध्यान नहीं दें, हौसला रखें, इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें। नहीं, ट्रोल करने वालों को भी सोचना चाहिए, वो मैच खेल रहा है, आपके देश के लिए खेल रहा है, तो उन्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। रोजा रख के वो कैसे बॉलिंग करेगा, थोड़ा बहुत ध्यान तो देना चाहिए। ट्रोल करने वाले के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। हम रोजा रख के थोड़ी देर गर्मी में कहीं जाते हैं तो सांस फूलने लगती, प्यास सी लगने लगती है, वो बॉलिंग कैसे करेगा? तो आपके देश को वो जिताना चाह रहा है, इंडिया जीतेगी तो सभी का नाम होगा। ट्रोल करने वालों थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए आप लोग अपना, ऐसे मत बोलिए किसी के बारे में। तो गांव में क्या है इसको लेकर के, इस तरीके के लोगों का मूड है, गांव के लोगों का क्या कह रहे हैं? आपके तो चूंकि ग्राम प्रधान है तो गांव के लोगों से भी बात होती रहती होगी। हाँ, तो वो यही बात है कि ये ट्रोल करने वाले गलत हैं, ये जो नहीं चाहते शायद इंडिया मैच जीते, उनके दिमाग में ये होगा रोजा रखेगा तो फिर बॉलिंग कैसे करेगा ठीक तरीके से। और हमारा गांव और हम सब तो ये चाहते हैं अब की से इंडिया जीते, वर्ल्ड कप हमारा ट्रॉफी उठाए इंडिया। मोहम्मद शमी के परिवार को आप सुन रहे थे, जिस तरह से विवाद छिड़ा है, परिवार का भी पूरा समर्थन उनको मिला है। लेकिन इसी बीच जो मौलाना उन पर आरोप लगा रहे हैं, इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं, उनसे भी हमारा एक सवाल है कि क्या 2 घंटे तक, वो तो कई घंटों तक कड़ी धूप में रह करके खेल रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, फास्ट बॉलर है, क्या आप 2 घंटे धूप में खड़े रह करके रोजा रख सकते हैं? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर झांकना जरूरी होता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। अब रुक करते हैं आज की चौथी खबर की। टैरिफ को लेकर के एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए हैं और 2 देशों के बीच जो लकीरों खींचने की कोशिश किए थे, कहीं ना कहीं अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बयान को भी समय समय पर वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत के ऊपर जो वो टैरिफ जाल बिछाना चाह रहे हैं, उसमें सफल होते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं दुनिया में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है। दुनिया के बाजारों में, वैश्विक बाजार में भूचाल सा आ गया है। शेयर मार्केट जितने भी है धड़ाम से गिर रहे हैं। ट्रंप जब से सत्ता संभाले हैं तब से
उनकी जो कार्रवाई है वो जारी है। देखिए, यहाँ पर सत्येंद्र जी, एक समझने वाला सवाल तो ये भी है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद जब से उन्होंने वापसी की है सत्ता में, वो कहीं ना कहीं एक नेता नहीं, वो व्यापारी बनकर चल रहे हैं। वो सभी को दिखने में आ रहा है जिस प्रकार से वो अब लगातार यूटर्न ले रहे हैं अपनी बातों से। हम 25% टैरिफ लगा देंगे, जो उन्होंने ये धमकियां दी थी, उनके जो सहयोगी देश है जो लगातार उनके साथ रहे हैं, जो उनके संबंध इन देशों से काफ़ी अच्छे रहे हैं, उन्हीं को ये खुली धमकियां देना और उसके बाद बैकफुट पर आके दोबारा से ही आप ये सब अपने जो जितने फैसले वो यूटर्न ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हमने पहले भी बात की थी कि 100% टैरिफ ही अगर वो बात कर रहे हैं या वो 25% टैरिफ की भी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ज़मीनी स्तर पर लाना एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से वो टैरिफ लगाने की बात कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका भी जानता है कि किसान जो अमेरिका में है वो भी इस लिहाज से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। और ट्रंप का एक फैसला 25% कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ लगाने का, तो ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक साबित हुआ है मेक्सिको के लिए, कनाडा के लिए और खुद अमेरिका के लिए भी। और जिस प्रकार से कहते हैं ना कि एक आम आदमी बचत के तभी सोचता है जब उसके जेब में कुछ बचता है, और जिस प्रकार से पूरे ही सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर बाजार जो धड़ाम से गिर रहे हैं, उनमें भूचाल आ गया, गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। तो इसी को देखते हुए अब ट्रंप यूटर्न ले रहे हैं और फिलहाल उन्होंने 1 महीने के लिए जो टैरिफ का जो कुछ चीज़ों पर है वो आयात पे उन्होंने शुल्क हटा दिया है। हालांकि अगर मैं बात करूं भारत पे इसका असर क्या होगा, और भारत पे जो ये 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो विदेश मंत्रालय है एक काफ़ी मजबूत आदमी के पास है, मजबूत नेता के पास है। तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ वो हमारे पे ऊपर ट्रेड वॉर के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो विफल भी हो सकता है, क्योंकि FTA, BTA ये ऐसे व्यापार समझौते हैं जो भारत अक्सर जब इसी कड़ी में वो फंस जाते हैं तो अपने सहयोगी देशों के साथ वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अमेरिका जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हम भी उसमें कुछ अपना बातें निकलवा के कहीं ना कहीं हम उसको ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से बीते दिन देखा गया था, प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर गए थे, तो उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं भारत को राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। और इसी बीच जब टैरिफ का ऐलान हुआ था तो भारत ने कुछ चीज़ों पर अमेरिकी प्रोडक्ट को राहत देने की बात कही थी और टैरिफ छूट भी दी थी। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आती है और 2 अप्रैल से वो भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत जितना अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है, अब से अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारत के किसी भी प्रोडक्ट पर लगाएगा। जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज हुए हैं, दूसरा कार्यकाल है उनका, वो अमेरिका फर्स्ट नीति को लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका की जनता के लिए मेरा सरकार होगा, अमेरिकी लोगों के लिए हम आए हैं, अमेरिका को आगे ले जाना ये हमारा कर्तव्य है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब उस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को दुनिया में एक सुपर पावर जिस तरह से नाम से जाना जाता है और भी पावरफुल वो बनाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में वो चाइना हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो या भारत हो या तमाम देश हो जिसके साथ अमेरिका व्यापार करता है, उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर चुके हैं और कुछ देशों पर लागू भी हो चुका है। भारत पर 2 अप्रैल से लागू होना है और जो 2 देशों पर लागू करने की बात उन्होंने कहा था वो फिलहाल अभी छूट भी दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से वैश्विक वार छिड़ता हुआ दिख रहा है, ट्रेड वार का खतरा बढ़ते जा रहा है और इसका जो नुकसान है वो पूरा देश मौजूदा समय में भुगत रहा है। खासकर देखा जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपया दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। तो क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फैसला है वो आने वाले समय में अमेरिका के लिए फायदा होगा, दुनिया के लिए घाटा होगा या फिर अमेरिका के लिए भी नुकसान होगा? कहीं ना कहीं बड़ा सवाल सत्येंद्र जी है ये, क्योंकि अमेरिका जब एक महाशक्ति कोई देश बनता है तो कहीं ना कहीं देशों के समर्थन से ही, समन्वय से ही बना जाता है वो। लेकिन जिस प्रकार से अब वो ग्रेट अमेरिका अगेन की नीति पे चल रहे हैं, वो अपने फैसलों से सभी को चौंका रहे हैं। चाहे वो WHO से खुद को बाहर करने का मुद्दा हो, पनामा नहर को लेकर कोई डिसीजन लेना हो, या फिर 3rd जेंडर को खत्म करना हो, नई राजधानी घोषित करना हो किसी शहर को। वो अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि वो एक
बिजनेसमैन की तरह चल रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कनाडा पे यूटर्न लिया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं दूसरे देशों के साथ समन्वय करके नहीं चलूंगा तो ये मेरे देश के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं उनको ये डर भी समा रहा है कि कहीं वो पूरी दुनिया में अकेले न पड़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी यूरोप उनको आंख दिखा रहा है, जो उनके सहयोगी देश है वो भी उनको आंख दिखा रहे हैं। हालांकि यूरोप भी कहीं ना कहीं अमेरिका पे ही निर्भर करता है, लेकिन हमेशा से ही जो भी यहाँ पे एक चीज समझिए, क्योंकि ट्रम्प का जो व्यवहार रहा है वो उनको विरोधियों को अपने पक्ष में लेने का रहा है। अगर मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ, जेडी वैंस की बात करूँ, तो इन्होंने एक समय में डोनाल्ड ट्रम्प को हिटलर कहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपने विरोधियों को भी अपने पाले में ले लेते हैं और अपना एक बिजनेस में, यानी कि ग्रेट अमेरिका अगेन की नीति पे वो चलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी उन्होंने ठहराव लगा लिया है और अभी वो उन्होंने यू टर्न मारा है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो रेसिप्रोकल पर भी कहीं ना कहीं यू टर्न लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारत को इससे जिन देशों के मुकाबले में नुकसान होगा, लेकिन हमें कम ही नुकसान होगा, क्योंकि हमारे जो उनके संबंध है व्यापार को लेकर, चाहे वो FTA हो चाहे BTA हो, हमारी वार्ता भी लगभग पूरी हो गई है और पीयूष गोयल भी वहां पर गए हुए हैं। तो लगता है कि समाधान जल्दी होगा और रेसिप्रोकल से भारत को असर शायद उतना ना पड़े जितना अमेरिका को फिलहाल पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और चाइना के मुकाबले भारत के ऊपर कम टैरिफ है, लेकिन जिस तरह से भारत एक बड़ा पार्टनर है अमेरिका का व्यापार के लिहाज से, अमेरिका भी भारत पर उतना ज़्यादा टैरिफ नहीं डालना चाहेगा, क्योंकि और डिफेंस के क्षेत्र में हो या तमाम ऐसे क्षेत्र हो जिसके साथ अमेरिका भारत की गहरी दोस्ती है और व्यापार भी बढ़ा है पिछले कुछ सालों के मुकाबले देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच समन्वय भी अच्छा है और दोस्ती पिछले सालों के मुकाबले इस वक्त काफ़ी आगे जाती हुई दिख रही है। और मौजूदा समय में जो हालात बने हैं, दोनों देश मिलकर के इस पर बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है आगे जब दोनों देशों के नेता फिर से मुलाकात करें तो इस पर एक सहमति बने कि जो भी गीले शिकवे हैं, जो भी दूरियां एक बयानबाजी से हो रही हैं, उसे दूर किया जाए। लेकिन फिलहाल ट्रम्प जब से सत्ता में आए हैं, ताबड़तोड़ जो फैसले ले रहे हैं, जो बयानबाजी दे रहे हैं, उसका असर अब दुनिया पर पड़ रहा है, ट्रेड में पड़ रहा है और दुनिया में एक वार छिड़ता हुआ दिख रहा है जिसका नाम है ट्रेड वार। क्या लगता है आने वाले समय में वैश्विक महामारी जैसे कोविड आई थी, उसमें दुनिया को काफ़ी नुकसान हुआ था, अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रम्प के इस फैसले से भी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ सकता है। बिल्कुल, उनके एक एक फैसले का दुनिया भर में असर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कनाडा की, जब उन्होंने ये यूटर्न लिया है तो कनाडा ने भी ये साफ कर दिया है, ट्रूडो ने ये बोल दिया है कि भविष्य में अमेरिका और मेरे जो संबंध है ये हमेशा से व्यापार में युद्ध की स्थिति पैदा करते रहेंगे। यानी कि उन्होंने खुले रूप से चुनौती दे दी है कि उनकी तरफ से ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। अगर अब डोनाल्ड ट्रम्प अपने फैसले से पलटेंगे या नहीं, लेकिन उन्हें भविष्य को लेकर भी एक भविष्यवाणी कर डाली है कि हमारे और अमेरिका के जो संबंध, यानी कि कनाडा के और जो अमेरिका के संबंध है, वो कभी भी समन्वय रूप से नहीं चल सकते हैं। और ये वक्तव्य ट्रूडो सत्येंद्र जी जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा है, क्योंकि अभी उनके संबंध ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कभी ऐसा भी दौर था जब उनके जो संबंध थे वो काफी अच्छे स्तर पर थे, लेकिन अब ठंडे संबंध पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आंख दिखा रहे हैं वो एक दूसरे को, ये बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है अमेरिका के लिए, क्योंकि एक महाशक्ति है, महाशक्ति को ये सोचना चाहिए, शोभनीय नहीं होता है कि आप जो जिन राज्यों से या जिन देशों से आप बढ़े हैं ऊपर, वो कहीं ना कहीं आप उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं, या आप महाशक्ति होने का जो आपको अहंकार आ गया है वो कहीं ना कहीं आपको और आपके देश के लोगों को नुकसानदायक साबित कर सकता है। ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ था जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो एक बयान सामने आता है व्लादिमीर पुतिन का कि हम एक नई करेंसी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हम खुद का बिजनेस करेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जब चुनावी कैंपेन में थे तो बोले थे कि हम आएंगे और जो ब्रिक्स कंट्री है उस पर जो लोग कह रहे हैं कि अलग अपनी करेंसी बनाएंगे, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ ला देंगे। तो क्या ये जो टैरिफ का खेल चल रहा है व्लादिमीर पुतिन के उसी बयान से रिलेट करके देखा जाए, या फिर अलग ही नीति है डोनाल्ड ट्रम्प की? कुछ देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प कहा ना कि वो कभी एक अब नेता नहीं, वो बिजनेसमैन हो चुके हैं और वो सिर्फ डील्स पे बात करेंगे, यानी कि डॉलर डील नीति चल रही है पूरे ही देशों के साथ। जो देश उन्हें फायदा पहुंचाएगा उसके साथ वो डील करेंगे। ग्रेट अमेरिका अगेन की नीति पर वो है, उनको सिर्फ अपने देखिए, क्योंकि ट्रम्प अभी कुछ ही सालों में सत्ता में रहेंगे और उसके बाद वो सत्ता में नहीं रहेंगे। वो चाहते हैं, एक मानसिक रूप से चाहते हैं कि उनका जो नाम है वो इतिहास में दर्ज किया जाए। और रशिया जिस प्रकार से महाशक्ति, वो
ऐसा सियासी गलियारे में जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका और रशिया के साथ गुपचुप दोस्ती तो कर रहे हैं ताकि वो चाइना को आंख दिखा सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दौरे पर भी कहीं ना बिल्कुल, कहीं रसिया ये प्रेम तो- वो सामने दिखा भी था डोनाल्ड ट्रंप का। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। नमस्कार।